कल्पना कीजिए, एक मेज पर 3 चीजें रखी हैं, एक लाल सेब, बिल्कुल एक लाल रुमाल और एक लाल रंग की छोटी सी खिलौना गाड़ी। बिल्कुल। अगर कोई पूछे कि इन तीनों में क्या समानता है, तो जवाब बहुत ही सीधा सा होगा, है ना? जवाब लाल रंग। लाल रंग। लेकिन क्या हो अगर हम ये कहें कि प्राचीन भारत के कुछ सबसे तेज दिमाग वाले विचारकों के अनुसार जब हम लाल कहते हैं तो बात सिर्फ एक रंग की नहीं हो रही होती, मतलब वो वास्तविकता को समझने का एक पूरा का पूरा नजरिया है। एकदम सही। हम ना अक्सर भाषा को बस एक टूल मान लेते हैं, हम्म। मतलब अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का एक जरिया। लेकिन असल में भाषा हमारी सोच का और कह सकते हैं कि हमारी चेतना का पूरा ढांचा तैयार करती है। और यही आज के हमारे इस डीप डाइव का मेन फोकस है। आज हम प्राचीन भारतीय दर्शन और भाषा विज्ञान के एक बहुत ही कह सकते हैं कि जटिल लेकिन बहुत ही शानदार ग्रंथ पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है षष्ठमरुणाधिकरणम। हाँ, नाम सुनने में थोड़ा भारी जरूर लगता है। बिल्कुल भारी ही लगता है, लेकिन इसके अंदर जो सवाल है ना, वो हम सबकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा है। सवाल ये है कि जब कोई कहता है कि ये लाल कपड़ा है, तो वो जो लाल शब्द है, क्या वो केवल एक गुण को, मतलब सिर्फ एक एहसास को दिखा रहा है, या वो उस पूरी की पूरी वस्तु को अपने अंदर समेटे हुए है? यही तो, मतलब क्या लाल कोई ठोस चीज है या बस वो एक विशेषण है? प्राचीन भारतीय विचारकों ने, जिन्हें हम मीमांसक कहते हैं, उन्होंने इस विषय को बहुत गहराई से देखा। उन्होंने शब्द और उसके अर्थ के बीच के इस बारीक रिश्ते को एकदम गणित जैसी सटीकता के साथ सुलझाने की कोशिश की। मतलब वो सिर्फ ग्रामर की कोई किताब नहीं लिख रहे थे ना? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो ये समझना चाहते थे कि जब किसी वस्तु के गुण का वर्णन होता है, जैसे क्वालिटी, तो क्या वो शब्द केवल गुण तक रहता है या उस पूरी वस्तु यानी द्रव्य का बोध कराता है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हम भाषा की लैब में बैठकर शब्दों का ऑपरेशन कर रहे हो। लेकिन मुझे लगता है कि असली थ्योरी तक पहुंचने से पहले हमें ये समझना चाहिए कि इस पूरी बहस की शुरुआत कहाँ से हुई। ग्रंथ में ना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विरोधी मत, या जिसे पूर्व पक्ष कहते हैं, वो रखा गया है। हाँ, पूर्व पक्ष। और अगर आप पूर्व पक्ष का तर्क ध्यान से देखें ना, तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल लगता है। अच्छा, वो कैसे? उनका सीधा सा कहना था कि शुक्ल यानी सफेद या अरुण यानी लाल, ऐसे शब्द सीधे तौर पर उस वस्तु की ओर ही इशारा करते हैं। और इसके पीछे उन्होंने जो सबसे बड़ा सबूत दिया, वो हमारी भाषा के बेसिक स्ट्रक्चर में ही छिपा है। मतलब ग्रामर में? हाँ, संस्कृत व्याकरण में और कई दूसरी भाषाओं में भी एक नियम होता है जिसे समानाधिकरण कहते हैं। मतलब जो गुणवाचक शब्द है और जो वस्तु है, उन दोनों का लिंग और वचन हमेशा एक समान होता है। मैं समझी नहीं। क्या हम इसे किसी आसान उदाहरण से समझ सकते हैं? जरूर। जैसे संस्कृत में हम कहते हैं शुक्लः पटः, मतलब सफेद कपड़ा। अब यहाँ सफेद और कपड़ा दोनों एक ही व्याकरण के रूप में बैठे हैं, है ना? दोनों का लिंग एक है, वचन एक है। तो पूर्व पक्ष का तर्क ये था कि अगर सफेद सिर्फ एक रंग होता, तो वो कपड़े के साथ इस तरह कंधे से कंधा मिलाकर एक ही रूप में कैसे बैठ सकता है? ओह, समझ रही हूँ। क्योंकि वो ग्रामर के लेवल पर एक समान है, इसलिए सफेद शब्द असल में उस सफेद कपड़े को ही दर्शा रहा है। तो ये पूरी तरह से भाषा के ढांचे से निकला हुआ लॉजिक है। और मैंने पढ़ा था कि इसी बात को और पक्का करने के लिए ग्रंथ में मतुपलोप नाम की एक बहुत ही टेक्निकल चीज का जिक्र है। जहां तक मैं समझ पाई हूँ, विरोधी पक्ष ये दावा करता है कि लाल शब्द का असली मतलब होता है वह वस्तु जिसके पास लाल रंग है। एकदम सही पकड़ रही हैं आप। लेकिन बोलते समय, मतलब डेली लाइफ में, हम समय बचाने के लिए वो ओनरशिप वाला हिस्सा गायब कर देते हैं, जो ये बताता है कि इसके पास ये है, वो लुप्त हो जाता है। बिल्कुल। मतुप एक संस्कृत का प्रत्यय है जो स्वामित्व या पोजीशन को दिखाता है। जैसे हम धन से धनवान बनाते हैं तो वान लग जाता है। मतुपलोप का मतलब ही यही है कि वो प्रत्यय जो ये बताता है कि इस चीज के पास लाल रंग है, वो डेली यूज में गायब हो जाता है। तो पूर्व पक्ष का निष्कर्ष ये है कि लाल का छिपा हुआ मतलब लाल रंग वाली वस्तु ही है। ये बात सुनकर ना मुझे आम बोलचाल की एक बहुत ही कॉमन आदत याद आ रही है। कौन सी आदत? हम अक्सर कहते हैं ना कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, हम गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। हाँ। ऐसा पूरा नहीं बोलते। यहाँ व्याकरण की वजह से एक विशेषण ही पूरी तरह से नाउन यानी संज्ञा का रूप ले लेता है। हाँ, बिल्कुल सटीक उदाहरण है। गरीब एक अवस्था है, लेकिन वो सीधे तौर पर व्यक्ति का अर्थ देने लगती है। भाषा ऐसी काम करती है। लेकिन एक पल रुकिए।
अगर ग्रामर के हिसाब से पूर्व पक्ष की ये बात एकदम सही और लॉजिकल लग रही है, तो फिर मीमांसकों को इससे क्या दिक्कत थी? मतलब दार्शनिक रूप से इसमें क्या खराबी है? उन्होंने इसे मान क्यों नहीं लिया? बस यहीं से तो असली दर्शन शुरू होता है। मीमांसकों का मानना था कि व्याकरण जो है ना, वो भाषा का सिर्फ बाहरी आवरण है। वो अर्थ की असली गहराई तय नहीं कर सकता। मतलब ग्रामर सब कुछ नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर हम इस ऊपरी ढांचे को ही फाइनल सच मान लें तो दार्शनिक लेवल पर बहुत बड़ा विरोधाभास पैदा हो जाएगा। जो द्रव्य है यानी वस्तु और जो गुण है यानी विशेषता, उनके बीच का बेसिक फर्क ही खत्म हो जाएगा। और इसी को साबित करने के लिए मीमांसकों ने अन्वय व्यतिरेक का एक बहुत ही शानदार सिद्धांत पेश किया। अन्वय व्यतिरेक, ये शब्द सुनने में तो किसी बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जैसा लग रहा है। इसका असली मतलब क्या है? अगर इसे एकदम सिंपल शब्दों में कहूं तो ये उपस्थिति और अनुपस्थिति का नियम है, प्रेजेंस और एब्सेंस। ये एक तरह का लॉजिकल टेस्ट है। सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी शब्द जिस अर्थ को कभी नहीं छोड़ता वही उसका मुख्य अर्थ होता है। थोड़ा और आसान भाषा में समझाएंगे? हाँ, देखिए, मान लीजिए हम अरुण या लाल शब्द की बात कर रहे हैं। अब ये शब्द लाल रंग के अर्थ को कभी नहीं छोड़ता, चाहे वो लाल रंग किसी रेशमी कपड़े में हो, किसी मिट्टी के घड़े में हो या किसी फूल में हो। अच्छा, वस्तुएं बदल रही हैं। बिल्कुल, कपड़ा, घड़ा, फूल, ये सब लगातार बदल रहे हैं, लेकिन लाल शब्द का जो बेसिक अर्थ है, लाल रंग, वो हमेशा स्थिर है। इसका सीधा मतलब यह है कि लाल शब्द का रिश्ता केवल रंग से है, उन बदलती हुई वस्तुओं से नहीं। वाह, ये तो बहुत ही लॉजिकल बात है। जो चीज फिक्स्ड है, जो बदल नहीं रही, वही असली अर्थ है। हाँ, और ग्रंथ में ना इसे साबित करने के लिए एक बहुत ही सुंदर उदाहरण भी दिया गया है। मीमांसक कहते हैं कि सोचिए एक सफेद कपड़ा है या एक सादा मिट्टी का घड़ा है। अगर कोई उसमें गिरु का लेप लगा दे, मतलब लाल रंग चढ़ा दे, जी, तो क्या होता है? रंग बदल जाता है। हाँ, वस्तु तो वही रहती है ना, कपड़ा कपड़ा ही रहता है, घड़ा घड़ा ही रहता है, लेकिन उसका जो गुण है, उसका रंग, वो पूरी तरह बदल जाता है। सच में ये एकदम आंखें खोलने वाला है। अगर मैं इसे अपने आसपास की दुनिया से जोड़कर देखूं, तो मान लीजिए मेरे पास एक लकड़ी की भूरी कुर्सी है। अगर मैं उस कुर्सी को लाल रंग से पेंट कर दूं, तो रंग बदलने के बाद भी कुर्सी तो कुर्सी ही रहती है ना? बिल्कुल रहती है। वो अचानक कोई मेज या अलमारी थोड़ी बन जाती है। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि लाल सिर्फ एक बाहरी परत है, वो मूल वस्तु का हिस्सा नहीं है। यही तो अन्वय व्यतिरेक कलह-दू है। जरा सोचिए, अगर हम पूर्व पक्ष की बात मान लेते हैं कि लाल का मतलब ही कुर्सी या वस्तु होता है, तो रंग बदलते ही उस कुर्सी का वजूद भी बदल जाना चाहिए था। हाँ, भूरा रंग लाल होते ही कुर्सी भी कुछ और बन जानी चाहिए थी। एकदम सही। लेकिन क्योंकि वस्तु वैसी ही रहती है और सिर्फ गुण बदलता है, तो इससे ये पक्के तौर पर साबित हो जाता है कि वस्तु और गुण दोनों पूरी तरह से अलग-अलग चीजें हैं। इसीलिए मीमांसकों ने ये निष्कर्ष निकाला कि अरुण शब्द का प्राइमरी अर्थ केवल उसका गुण है, वो वस्तु नहीं। ठीक है, लॉजिक के हिसाब से ये बात एकदम सॉलिड लग रही है। मैं मान लेती हूँ कि लाल का असली और टेक्निकल मतलब सिर्फ एक रंग है। लेकिन फिर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है। कैसी प्रॉब्लम? देखिए, जब कोई किसी से कहता है जरा वो लाल वाला उठा लाना, तो सुनने वाला इंसान समझ जाता है कि उसे लाल शर्ट या लाल किताब लानी है। कोई भी लाल रंग का पेंट का डब्बा या लाल रंग का कोई फिलॉसॉफिकल आइडिया लेकर नहीं आता। हाँ, ये तो है। तो अगर लाल सिर्फ रंग है, तो हम बिना कुछ एक्स्ट्रा कहे उस पूरी वस्तु को इतनी आसानी से कैसे समझ लेते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में? और बस यहीं पर भाषा का एक नया और बहुत ही पावरफुल टूल सामने आता है, जिसे प्राचीन दर्शन में लक्षणा कहा गया है। लक्षणा? हाँ, लक्षणा का मतलब है कि शब्द कैसे अपने मुख्य अर्थ, जिसे अभिधान कहते हैं, उससे आगे बढ़कर किसी दूसरे जुड़े हुए अर्थ को अपना लेते हैं। ये एक तरह का सेकेंडरी इम्प्लीकेशन है। लेकिन एक मिनट रुकिए, अगर हम हर शब्द का दूसरा अर्थ निकालने लगे, तो क्या पूरी भाषा ही एक पहेली नहीं बन जाएगी? मतलब इससे तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। मीमांसक तो बहुत लॉजिकल लोग थे ना, वो ऐसी अस्पष्टता को कैसे सही मान सकते हैं? बहुत ही वैलिड सवाल है आपका। लेकिन मीमांसकों ने ऐसी हवा में तीर नहीं चलाए थे। उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई भी शब्द कोई भी अर्थ ले सकता है। उन्होंने लक्षणा का एक खास प्रकार बताया, जिसे निरूढ़ लक्षणा कहते हैं। निरूढ़? इसका क्या मतलब हुआ? निरूढ़ का मतलब है जो रूढ़ हो गया है, जो बहुत गहराई तक जम गया है। ये वो लक्षणा है जो समय, समाज और कल्चर के लगातार इस्तेमाल की वजह से हमारी भाषा में इतनी गहरी सेट हो चुकी है कि अब वो हमें मेन अर्थ जैसी ही लगने लगी है। अच्छा।
जो गुणवाचक शब्द होते हैं जैसे लाल या सफेद, वो इसी निरूढ़ लक्षणा की अदृश्य शक्ति के कारण उस चीज का बोध कराते हैं जिसमें वो मौजूद हैं। तो मतलब ये कोई जानबूझकर किया गया बदलाव नहीं है, बल्कि भाषा का एक नेचुरल इवोल्यूशन है। मतलब हम बिना जाने ही भाषा के एक ऐसे शॉर्टकट का इस्तेमाल कर रहे हैं जो इतना पुराना हो चुका है कि हम भूल ही गए हैं कि वो एक शॉर्टकट था। बिल्कुल सटीक कहा आपने। और ग्रंथ में ये भी बहुत साफ बताया गया है कि हर शब्द की ये जो जन्मजात क्षमता होती है ना, जैसे अभिधान शक्ति कहा गया है, वो अलग अलग होती है। मतलब हर शब्द एक जैसा व्यवहार नहीं करता। नहीं। उदाहरण के लिए ग्रंथ में रूप मतलब आकार और रंग और गंध मतलब महक, इन दोनों की तुलना की गई है। ये तुलना कैसे काम करती है? देखिए, जब महक की बात आती है तो हम हमेशा कहते हैं चंदन की गंध या गुलाब की महक। हम कभी ये नहीं कहते कि गंध ही चंदन है या महक गुलाब है ना? हाँ, ये तो हम कभी नहीं बोलते। तो गंध शब्द कभी भी चंदन की वस्तु का रूप नहीं लेता, वो हमेशा अलग ही रहता है। लेकिन जब रंगों की बात आती है तो लाल शब्द इतनी आसानी से उस वस्तु का रूप ले लेता है कि हम सीधे कह देते हैं लाल कपड़ा। ये दिखाता है कि रूप और रंग वाले शब्द जिस तरह वस्तु में घुल मिल जाते हैं, गंध से जुड़े शब्द वैसा नहीं कर पाते। ये सच में बहुत डीप थॉट है। और इसे समझते हुए मुझे ना दर्शन शास्त्र का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल याद आ रहा है, अग्नि मानवक, जिसका मतलब होता है लड़का आग है। जैसे हम स्पोर्ट्स में कहते हैं ना, वो प्लेयर तो आज बिल्कुल आग उगल रहा है, या ही इज ऑन फायर। हाँ, बिल्कुल। तो वहां हर कोई जानता है कि वो इंसान सच में नहीं जल रहा है, वो एक रूपक है, एक मेटाफर है। हमारा दिमाग तुरंत पकड़ लेता है कि यहाँ उसके जोश की बात हो रही है। एकदम सही। लेकिन मेरी उलझन ये है कि जब हम लाल कपड़ा कहते हैं तो वो हमें कोई रूपक नहीं लगता, वो एकदम सीधा और सच लगता है। ऐसा क्यों है कि लड़का आग है जैसे रूपक तुरंत पकड़ में आ जाते हैं, जबकि लाल कपड़ा जैसा रूपक इतना गहरा हो जाता है कि हम उसे परम सत्य मान लेते हैं? ये बहुत ही बढ़िया तुलना की आपने। देखिए, लड़का आगे वाले केस में लड़के और आग के बीच एक बहुत बड़ा और साफ अंतर है। दोनों का नेचर एकदम अलग है। हाँ, बिल्कुल अलग है। इसीलिए वहां जो लक्षणा या रूपक यूज हुआ है वो तुरंत पकड़ में आ जाता है। हमें पता होता है कि यहां सिर्फ एक समानता दिखाई जा रही है। लेकिन जब हम लाल कपड़ा कहते हैं तो वहां रंग और कपड़े के बीच का जो संबंध है वो इतना क्लोज है, इतना घुला मिला है कि हमारी आंखों और दिमाग को उनके बीच का फर्क नजर ही नहीं आता। हम उन्हें अलग नहीं देख पाते। दर्शन की भाषा में इसे विवेका भाव कहते हैं, मतलब भेद कर पाने की क्षमता का टेम्पररी रूप से ना होना। क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में रंग और वस्तु को अलग अलग करके नहीं देखते, इसलिए हमारी समझ में और भाषा में भी वो एक हो जाते हैं। विवेका भाव मतलब हमारी चेतना उस अंतर को इग्नोर कर देती है। लेकिन अगर ये सच है तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या सवाल? इन सारी जटिलताओं का, अन्वय व्यतिरेक, मतुपलोप, इस सारे ग्रामेटिकल चीर-फाड़ का आम आदमी की भाषा पर क्या असर पड़ता है? मतलब क्या दुनिया के ज्यादातर लोग जो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं वो भाषा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या हम सब अज्ञानी हैं और ये एक्सपर्ट्स हमें सुधारना चाहते थे? अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही इस पूरे ग्रंथ की सबसे खूबसूरत बात है। मीमांसकों ने आम इंसान की भाषा को कभी गलत नहीं ठहराया। अच्छा। ग्रंथ का निष्कर्ष बहुत साफ है। जब आम लोग, जिन्हें शास्त्रों में लोक कहा गया है, वो भाषा वे यूज करते हैं तो वो मुख्य अर्थ और लाक्षणिक अर्थ के बीच कोई भेद नहीं करते। उनके लिए जो समझ में आ गया, जिससे उनका काम चल गया, वही सच है। और उनका ये व्यवहार अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो फिर इन विशेषज्ञों की, इन परीक्षकों की क्या जरूरत है? मतलब अगर आम आदमी का काम चल ही रहा है और वो सही भी है, तो फिर सदियों तक चलने वाली इस भारी भरकम बहस का क्या फायदा? विशेषज्ञों का काम भाषा को बदलना या लोगों को टोकना नहीं है। उनका काम है तर्क के जरिए इस घुले मिले अर्थ को सावधानी से अलग अलग करके देखना। वो ये विवेक इसलिए करते हैं ताकि दर्शन और शास्त्रों के जो बड़े सिद्धांत हैं उनमें कोई लॉजिकल प्रॉब्लम ना आए। समझ रही हूँ। अगर वो गुण और द्रव्य को एक मान लेंगे तो दर्शन के सारे नियम टूट जाएंगे। तो उनका ये बारीक एनालिसिस आम लोगों की भाषा का विरोध नहीं करता, बल्कि उसे एक लॉजिकल बेस देता है। ये सुन के मुझे ना एक बहुत ही बढ़िया अनालजी याद आ रही है। ये तो बिल्कुल गाड़ी चलाने जैसा हो गया। वो कैसे? जैसे एक आम ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ गाड़ी चलाने पर होता है। स्टीयरिंग घुमानी है, ब्रेक लगाना है और मंजिल तक पहुंचना है। ये हो गया हमारा लोक व्यवहार या आम भाषा।
ड्राइवर को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बॉनेट की नीचे इंजन में पिस्टन कैसे काम कर रहा है। हाँ, एकदम सही जा रही हैं आप। और दूसरी तरफ है एक मैकेनिक, जो हमारा एक्सपर्ट या मीमांसक है। मैकेनिक जानता है कि जब ड्राइवर क्लच दबाता है तो इंजन के अंदर गियर कैसे शिफ्ट होते हैं। तो ग्रामर, अभिधान और लक्षणा उसी क्लच और गियर की तरह है। क्या बात है ना? ड्राइवर को थ्योरी जानने की जरूरत नहीं है, और मैकेनिक ड्राइवर से ये नहीं कहता कि तुम गाड़ी गलत चला रहे हो क्योंकि तुम्हें पिस्टन का साइंस नहीं पता। दोनों अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं। ये बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण है। आम आदमी भाषा का ड्राइवर है और मीमांसक उस भाषा के मैकेनिक हैं। मैकेनिक बस ये चेक कर रहा है कि भाषा का जो इंजन है वो लॉजिकली सही काम कर रहा है या नहीं। आम आदमी को निरूढ़ लक्षणा पता हो या ना पता हो, उसकी भाषा अपना काम एकदम परफेक्शन से करती रहेगी। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो हमने देखा कि कैसे एक साधारण से दिखने वाले शब्द लाल की दार्शनिक जांच ने हमें वस्तु और गुण की गहराइयों तक पहुंचा दिया। हमने देखा कि कैसे शब्द का मेन अर्थ केवल गुण तक रहता है, लेकिन भाषा अपनी शक्ति से लक्षणा के जरिए पूरी वस्तु को अपने अंदर समेट लेती है। बिल्कुल। और ये पूरी जर्नी हमें ये दिखाती है कि हमारे दिमाग और हमारी भाषा के बीच एक बहुत ही गहरा अनकहा समझौता है। हम शब्दों को जैसे गढ़ते हैं, बाद में वो शब्द ही हमारी रियलिटी को गढ़ने लगते हैं। सही कहा। और इस पूरी चर्चा ने मुझे एक ऐसे विचार पर लाकर खड़ा कर दिया है जो थोड़ा हैरान करने वाला भी है। जरा सोचिए, आज हमने ये जाना कि कैसे लाल कपड़ा जैसी साधारण सी बात भी वास्तव में एक निरूढ़ लक्षणा है। एक ऐसा रूपक जो समय के साथ इतना जम गया है कि हम भूल ही गए कि वो कभी रूपक था। हाँ, बिल्कुल। तो अगर हमारी रोजमर्रा की भाषा, हमारा पूरा कम्युनिकेशन पूरी तरह से ऐसे ही भूले हुए रूपकों पर टिका है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे आसपास के ज्यादातर फैक्ट्स, जिन्हें हम एकदम ठोस सच मानते हैं, वे भी सिर्फ रूपक ही हों? क्या ये मुमकिन है कि हम सब बिना जाने हर पल सिर्फ कविताओं और रूपकों में ही बात कर रहे हैं, जिन्हें हमने अपनी आदत की वजह से अपनी रियलिटी मान लिया है? अगली बार जब कोई कहे कि वो लाल वाली चीज देना, तो इस बारे में जरूर सोचिएगा। क्या वहां सिर्फ वस्तु देखी जा रही है या उस शब्द के पीछे छिपा सदियों पुराना जादू भी? ऐसे वैचारिक सफर हमें दुनिया को नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देते हैं। मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी चर्चा में।